नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी है। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर तनातनी को लेकर भारत और चीन के बीच आज डायरेक्ट बातचीत हो रही है। इस मीटिंग के जरिए दोनों देशों के कमांडर्स टेंशन को खत्म करने की कवायद में जुटे हैं। भारत की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह, चीन की तरफ से मेजर जनरल लियू लिन, इन दोनों को जिम्मेदारी सौंप दी गई। बातचीत करिए, मामले को थोड़ा ठंडा कीजिए। भारत और चीन के बीच इस बेहद अहम बातचीत पर हमारी ये बड़ी कवरेज जारी है। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व आर्मी चीफ जनरल जे सिंह, जो खुद लेह और लद्दाख में फ्रंट पर आर्मी को लीड कर चुके हैं। जनरल जे सिंह, बहुत स्वागत इंडिया टीवी पर आपका। धन्यवाद, थैंक यू। सर, आज अगर आप आर्मी चीफ होते, रिटायर न हुए होते और आपकी एक टीम जा रही होती इस बातचीत के लिए, आपने उनसे क्या मैसेज दिया होता, क्या कहा होता? सुशांत, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसका जवाब भी इसी तरीके से दूंगा। इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी सबक हमने चाइना की हरकतों से पूर्व में सीखे हैं, उनको हम अमल में लाएंगे। और बड़ी बात यह है कि चीन एक ऐसा देश है जिसको समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक डेमोक्रेसी के बनस्पत ये लोग एक कम्युनिस्ट रिजीम है, जिसमें फैसला कौन लेता है, कहां लेता है, कब लेता है, उसके बारे में जानना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक पर्दा होता है और वो कर्टन के पीछे कार्रवाइयां की जाती हैं। इसलिए हमने ये सबक सीखा है कि चीन के साथ जब वो कुछ कहते हैं, उनको यकीनन मानना भी नहीं चाहिए। देयर इज अ ट्रस्ट डेफिसिट। इसलिए हमने जो भी उनके साथ ट्रीटीज की हैं, उसके साथ चलेंगे तो शायद गलती हो जाएगी। और जो कार्रवाई हमने अभी की है, अपनी फौज को भी तैनात कर दिया है और काफ़ी नफरी में उनको उधर पोजीशन किया है, तो अब हमें चाइना का मुकाबला करने में कोई मुश्किल नहीं होगा। और इसलिए मैं समझता हूं, अगर मैं फैसला लेने वाला होता तो मैं चाइना को यही कहता कि जहां से आप आगे एडवांस करे हैं वहां वापस जाइए, क्योंकि वही आपकी दी हुई 1960 की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आपने दी थी। उसके बाद थोड़ा सा उससे आगे आए थे 62 की लड़ाई में, लेकिन यहां तक कभी नहीं आए। तो अब आप गलवान में यहां आए हैं, तो आप मेहरबानी करके वापस चले जाइए, नहीं तो हम आपको यहां रहने नहीं देंगे। उसके लिए क्या कार्रवाई करनी है, पहले उसके लिए वार्तालाप होगा डिप्लोमेटिक तौर से, जो चल भी रहा है, और उसके बाद पॉलिटिकल लेवल पर, चाहे उसको हाईएस्ट लेवल पर ले जाना पड़े, तो लड़ाई करने से पहले ये सब कुछ हमको करना चाहिए। और लड़ाई चीन और हिंदुस्तान के बीच में एक कोई अक्लमंदी की बात नहीं है, क्योंकि हम दुनिया के दो महान देश हैं, उभरते देश हैं 21वीं सदी के। और अगर हम लड़ाई में अड़ गए तो दुनिया की 1/3 नफरी युद्ध में शामिल हो जाएगी। तो ये बहुत दुनिया के लिए नुकसानदेह होगी, और ये इसको हमने कभी भी नहीं होने देना चाहिए। सर, दो बातें जो आपने बहुत अहम कही, एक तो स्टेटस को जो पहले का था वो आप मेंटेन कीजिए, उसके बाद बातचीत आगे होगी। दूसरा, आपने ये भी कहा कि चीन जो है वो पहले यहां तक नहीं आया जहां आज आया है लद्दाख में। इसलिए मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि ये जो बातचीत होगी जिसमें हम कहेंगे कि उसी पुरानी जगह पर लौट जाइए, और चीन जो कि यहां पर आ गया है कुछ सोच समझ कर ही आया होगा और कुछ दिमाग में प्लानिंग करके आया होगा, इस बातचीत में क्या क्या मुश्किल आएगी सर? उनको कहना कि स्टेटस को पर जाइए, ये कितना मुश्किल काम होगा सर? देखिए, ये समझना है हमको कि शी जिनपिंग की कुछ मजबूरियां होंगी, क्योंकि उसने जो ये कार्रवाई की है। अब इसमें मेरे को लगता है सबसे बड़ी बात तो ये है कि चीन ने इंडिया के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की, और इस बार पहली बार फौज पहले आई और उन्होंने आके जो एडवांस किया वो बाद में किया। पहले देखा गया था कि वो पहले अपनी पेट्रोल भेजते थे, बाद में उधर नफरी और बढ़ाते थे। तो इसमें जो एक्सरसाइज कर रहे उनके फॉर्मेशन थे, यूनिट्स थी अक्साई चीन एरिया में और अपने लद्दाख साइड में, अपने साइड में उनकी ट्रेनिंग चल रही थी, वहां से उनको मूव करके तैनात किया है। लेकिन हमारा रिएक्शन भी बहुत तेज हुआ, और काबिल तारीफ है कि आज के दिन हम बिल्कुल उनके साथ सक्षम हैं किसी भी चुनौती का मुकाबला करने के लिए।
अब मैं बताना चाहता हूं कि जी जिनपिंग की मजबूरियां क्या हैं। आज के दिन वो एक तो ताइवान के मामले में उलझा हुआ है और दूसरा उसको हांगकांग में प्रॉब्लम हो रही है। तीसरा उसको आपत्ति है कि हम सड़क बना रहे हैं जो सड़क दौलत बेग ओल्दी को ज्वाइन करती है। जब उन्होंने सड़क बनाई, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उनके तरफ में हमने कोई उससे ऑब्जेक्शन नहीं रेज किया, तो उनको अभी क्यों आपत्ति हो रही है? आपत्ति इसलिए हो रही है कि दौलत बेग ओल्दी को अगर हमने मजबूत कर दिया तो चाइना का जो नॉर्दर्न एरिया है, उनका वेस्ट, ये चाइना का एक्सट्रीमली वेस्ट कॉर्नर है, ये वल्नरेबल हो जाएगा और हिंदुस्तान यहाँ पे कुछ भी चाहे तो कर सकता है। इसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूं कि चाइना की एक प्रॉब्लम और है, वो है कि कोविड में सबका ध्यान इनके ऊपर है कि चाइना में ये बीमारी शुरू हुई, कैसे हुई, किसने की, उसकी तहकीकात जरूर सब दुनिया वाले चाह रहे हैं, क्योंकि 7 मिलियन लोग अफेक्टेड हो गए हैं और कम से कम 4 लाख मर गए हैं। तो ये बहुत बड़ी नफरी है। इसलिए मैं समझता हूं दुनिया ने सवाल उठाने हैं और सबकी उंगलियां चाइना की तरफ पॉइंट कर रही हैं, तो उसको डाइवर्ट करने के लिए भी जी जिनपिंग ने सोचा कि यहाँ पे एलएसी में कुछ फसाद शुरू कर दे, जिससे कि डाइवर्ट हो जाएगा टेंशन। सर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, चूंकि आपने इस एरिया में सर्व किया है, आप इसको बहुत भली भांति समझते हैं, अगर स्थिति ये बनी, क्योंकि अभी 6 बार की बातचीत जो थोड़े नीचे के लेवल पे हुई थी, वो उससे कोई परिणाम निकला नहीं, मान लीजिए ये मामला भी अटक गया या अभी नहीं सुलझा और भारत की स्थिति ये रही कि हमें अभी वहीं पर रुकना पड़ा, या ये मैसेज देना पड़ा कि बॉस आंख में आंख मिलाकर देख रहे हैं, ज्यादा आगे बढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी। हमारी स्ट्रेंथ वहां पर क्या है सर? हमारी ताकत वहां पर क्या है और हम कितने केपेबल हैं वहां पर? मैं तो यही कहना चाहता हूं कि तादाद जो हमारी उधर है वो काफी है अपने सरहद को बचाने के लिए और उनको एक दांत खट्टे करने के लिए, अगर वो कोई मिस एडवेंचर करते हैं। ज्यादा मैं सिक्योरिटी के लिहाज से नहीं बता सकता, लेकिन जितनी जरूरत है शायद हमारे फौज वहां पर तैनात है और बाकी पीछे रिजर्व भी हैं, तो इसलिए हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। मेरे पास एक नक्शा है जो मैं आपके व्यूअर्स को दिखाना चाहता हूं कि उनको साफ हो जाए कि हमारी जो बाउंड्री है और हमारी एलएसी है उसमें फर्क क्या है। अब आप देख सकते हैं इस नक्शे में। सर थोड़ा सा नक्शा ऊपर कर दीजिए सर। ये दिख रहा है अभी? हाँ, तो ये ऊपर वाला जो लाइन है आपको दिख रहा है, ये वाला, ये हमारी बाउंड्री है। सर थोड़ा और ऊपर करना पड़ेगा सर, थोड़ा सा और ऊपर। हाँ, ये हमारी ऊपर से जो ग्रीन वाली लाइन है ये बाउंड्री है इंडिया की। ठीक है। जो बीच में लाल लाइन दिख रही है ये रोड बनाई थी इन्होंने 1951 से लेके 57 तक, जिससे 62 का युद्ध हुआ। हमारे एरिया से इन्होंने लाइन बनाई, ये सड़क बनाई जिसको एक स्ट्रेटेजिक रोड बोलते हैं, जो जिनजियांग को लासा से मिलाती है। तो कहने का ये मतलब है कि इन्होंने बगैर हमारे को मतलब इजाजत लेके इन्होंने ये सड़क बनाई, बाउंड्री को वायलेट किया, और हम अपने एरिया में अभी ये जो सड़क बना रहे हैं वो ये है, वो जो अपनी हमारे एरिया में है, तो वो उनके एरिया से जा भी नहीं रही, तो उनको इससे आपत्ति क्या है? ये देखिए, ये सड़क जो हमने बनाई है ये हमारी दौलत बेग ओल्दी को जा रही है। ये उनके एरिया में नहीं है, हमारे एरिया में है, लेकिन उनको आपत्ति क्यों है इससे? तो इससे मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो बाउंड्री है ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और बाउंड्री में फर्क है। वो हमारी बाउंड्री मैप पे है, लेकिन ग्राउंड पे इन्होंने जो कब्जा किया 62 की लड़ाई के बाद, वो उनके हाथ में है, उनके कब्जे में है। तो हम चाहते हैं, जैसे कहा गया है कि हिंदुस्तान ने ये कहा है कि आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो तुमने खुद 1960 में बताई और 1962 में लड़ाई के बाद जहां पे तुम रुके, तो उससे आगे क्यों आए? वापस जाइए, वहां पे स्टेटस को पे जाइए, क्योंकि वो मामला डिस्प्यूटेड है। ठीक है सर, एक बात और बताइए, आज हमारे साथ और कुछ मेहमान जुड़ गए, मैं सबका पहले आपसे तारुफ करा दूं। मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए। सर बहुत स्वागत है आपका। डिफेंस एक्सपर्ट AK सिवाच हमारे साथ हैं, सर आपका भी स्वागत। और
पूर्व जीओसी लद्दाख के शेरू थपलियाल भी हमारे साथ जुड़ गए। सर, आपका भी बहुत स्वागत। और मनीष प्रसाद हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, मैं आप तमाम मेहमानों के पास आऊं उससे पहले, मनीष, बातचीत को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, जो इस बातचीत में मेन पॉइंट्स हैं, सबसे पहला पॉइंट है जो जनरल हरिंदर के द्वारा कहा जाएगा मेजर जनरल ल्यूलिन को कि आप जो अप्रैल 2020 का स्टेटस को है उसको मेंटेन करें, यानी आप अपने फिंगर 8 की पोजीशन में वापस जाएं और जो पॉलिसीज और ट्रीटी 1993 से पहले तक की है उसका नियम मानते हुए जो कंस्ट्रक्शंस और जो आपने पिट तैयार किया है उसको पूरी तरीके से खत्म करें और पीछे की तरफ जाएं। वहीं दूसरी तरफ जो गोगरा पोस्ट और गलवान का एरिया है वहां पर जो पोजिशनिंग है, डिप्लॉयमेंट है, शाहीन एक्सरसाइज से चल रही थी आपकी, और वहां से जितने भी तमाम अपने चाइनीज पीएलए के लोग हैं वो आप उनको फ्रंट लाइन पे लेके आए, उनको आप कम कीजिए। तीसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि भारत की तरफ से ये स्ट्रिक्ट ऑब्जेक्शन उठाया जाएगा कि चाइनीज पीएलए के जवान आए, ट्रक के अंदर बैठकर आए और साथ में अपने साथ रॉड, उसके साथ जो चेन्स और जो कटीली तारे हैं वो लेकर आए और उसके बाद उन्होंने उपद्रव मचाया। तो ये 3 मेन पॉइंट हैं। उसके अलावा भारत की तरफ से ये कहा जाएगा, अगर चीन ये ऑब्जेक्शन क्रिएट करता है कि आप जो रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसे ना करें, तो भारत की तरफ से साफ तौर पे कहा जाएगा ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इस तरफ है, भारतीय सीमा के अंदर है, इसीलिए यहां पर होने वाले किसी भी कंस्ट्रक्शन से आपका कोई भी असर नहीं पड़ता और ये किसी भी नियम के तहत नहीं आता। लेकिन जो आप रूल्स का, रेगुलेशंस का उल्लंघन कर रहे हैं, दरअसल उसको आप देखें। तो ये एक मेन पॉइंट होने वाला है इस पूरी डिस्कशन में, जहां पर पेंगोंगसो होगा, उसके साथ साथ जो डिप्लॉयमेंट चाइनीज ट्रूप्स का है जो इस समय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इस कुल मिला के 826 किलोमीटर के ईस्टर्न लद्दाख के इलाके में बहुत ज्यादा है, उन सबको डाइल्यूट करने की बात इसमें कही जाएगी और रणनीतिक तौर पर बहुत ही पुख्ता तौर पर पूरे मजबूती के साथ कहा जाएगा। एक और बात जनरल हरिंदर के बारे में आपको बता दूं, जनरल हरिंदर ने 2010 में एक अपना पेपर लिखा था, उसमें उन्होंने कहा था, उस पेपर का नाम था इंडिया इमर्जिंग वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी एंड डॉक्ट्रिन। तो उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि 1962 के युद्ध के बाद भारत और चीन के डिप्लोमेटिक संबंध तो ठीक हुए, लेकिन जो ये बाउंड्री है वो हमेशा से फेस ऑफ का कारण बनेगी, लेकिन भारतीय कैपेबिलिटी पूरी है। आप ये समझ लीजिए कि इस समय वही लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर आज उस पूरे डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं और मोल्डो में हैं और वहीं पर ये बातचीत की जाएगी। तो ये एक बहुत निर्णायक दिन है, लेकिन आप ये उम्मीद नहीं कर सकते सुशांत कि आज ही ये पूरे तरीके से डाइल्यूट हो जाएगा और चाइनीज पीएलए, ये बात हम बार बार दर्शकों को बता भी रहे हैं कि आज ही सारे परिणाम निकल जाएं, आज ही मसला सुलझ जाए, इसकी उम्मीद बहुत ही कम है। थपलियाल सर, एक बात बताइए, चूंकि आप इस इलाके को समझते हैं, इस जो आज की बैठक है जिसमें हम ये कह रहे हैं कि आज ही कुछ सोल्यूशन निकल जाएगा, इसकी उम्मीद ना के बराबर है, आज की इस बैठक से क्या उम्मीद करनी चाहिए, या आज की इस बैठक में भारत का रुख क्या होना चाहिए, क्या हासिल कर ले वो? देखिए, भारत का रुख चाहे वो आज है या किसी भी और दिन है, वो ये होना चाहिए कि हम अपने इलाके में सड़क बना रहे हैं, आपका इससे कोई लेना देना नहीं। आप पहले ही हमारे देश में घुसे हुए अक्साई चिन्ह में, पहले आप वो खाली कीजिए। अफसोस की बात यह है कि जब हमें पता लगा 1957 में कि वहाँ चाइना ने रोड बना दी है अक्साई चिन्ह में, वेस्टर्न हाईवे, और हमारे इलाके को कैप्चर कर लिया है, हमने आज तक कभी उनसे ये नहीं कहा कि आप अक्साई चिन्ह से निकलिए। तो ये हमारी बड़ी गलती है। उससे दूसरे देश को ये आभास होता है कि ये जो है कमज़ोर हैं, ये इनकी बोलने की ताकत नहीं है। इसलिए नीड ऑफ द आवर इज टू स्टे पुट वेयर एवर यू आर एंड डोंट ब्लिंक। इवेंचुअली द चाइनीज विल हैव टू मूव बैक। जनरल सिन्हा, क्या आपके हिसाब से क्या ये वो मौका है, जैसे अभी हमने देखा जब हम चर्चा कर रहे थे कि ग्लोबल टाइम्स ने ये छाप दिया जब बातचीत उधर चलने वाली है, ग्लोबल वहां के अखबार ने, कि चीन अपने 1 इंच भी नहीं छोड़ेगा, मतलब एक प्रोपेगेंडा, एक प्रेशर बनाने की कोशिश। क्या भारत को भी अगर स्टेटस को चाहिए तो क्या वो उससे आगे से बात शुरू करे? क्या अक्साई चीन को भी बातचीत में ले आए ताकि चीन थोड़ा डिफेंसिव हो? देखिए, आप चीन को डिफेंसिव में डालने की जरूरत नहीं है, हमें अपने मुद्दे उठाने हैं। और आपने सही बताया, देखिए जब पार्लियामेंट से आप पहली बार सुनते हैं 5 अगस्त और 6 अगस्त के समय 2019 में कि हम पीओके की जब बात करते हैं तो अक्साई चीन का भी इलाका है, पहली बार ये बात हुई है। और जब हम ये बात करते हैं कि सस्काम वैली जिसको पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया 750 किलोमीटर का, स्क्वायर किलोमीटर का, वो भी हमारा है और हम उसको लेंगे।
तो ये आपको सही, ये एब्सोल्युटली क्लियर मैसेजिंग है। हाँ, रही बात जो आप अभी देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, देखिए मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी मानता हूं। इंडिया के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है पोस्ट कोरोना या कोरोना के दौरान। यदि इस अपॉर्चुनिटी को आप खो देंगे, देखिए चाइना ने गलत रास्ते में लेकर के वो फंस चुका है। वो अपने नेक को वहां डाला है, नेक को दबोचने की जरूरत है, ना कि जो आ रही है मीडिया में कुछ रिपोर्टें आती हैं कि हमारे फिंगर को अपने पैरों दरे दबा दिया। तो ये आप मान के चलिए, आप अपने विट्स को रखेंगे तो आप विजयी होकर आएंगे। देखिए आप कह रहे हैं अपॉर्चुनिटी है, कैसी अपॉर्चुनिटी मान रहे हैं आप इसको? ये अपॉर्चुनिटी है इंडिया के इमर्ज आउट होने की अपॉर्चुनिटी है। जिस तरह से 12,000 लेबर हमने उतार दिए हैं आज, कि हम अपने डिफेंस को बनाए रखेंगे। आप क्या सोचते हैं कि वहां पर वो फिंगर 4 और पेट्रोलिंग पॉइंट 1, 2 जो ये बातें होती हैं मीडिया में, ये क्या, ये 3,500 किलोमीटर का इलाका है सर, और हमारी आर्मी हर एक जगह पड़ी है। मैं MGGS ऑपरेशन रहा हूं 3 साल, इन जगहों में करवाया है काम। आपके पास हजारों ऐसे जगह हैं जहां पर आप सेंसिटिव वर्नेबल एरिया है, आपको कोई करने की जरूरत नहीं है। क्या आप वहां पर हमारी फौजें चूड़ियां पहन के बैठी हैं? मुगुथांग में आपने देखा है कैसे हमारे एक लेफ्टिनेंट ने उनके मेजर को तमाचा मारा, क्या हुआ वहां पर? तो आप यदि ये कहेंगे ना, जो आप कारगिल वाली बातें करते हैं कि हम हर एक इंच ले लेंगे, हमें जरूरत है वहीं जाने का, आप बहुत स्ट्रेटेजिकली, और यही जनरल जे कह रहे हैं, यही आपको जनरल थपियाल कह रहे हैं, आप बहुत पिगी बैक में हैं, आप चढ़े हुए हैं, आपको पूरा वर्ल्ड का सपोर्ट मिल रहा है, आप उस समय खड़े हैं जहां आप इमर्ज आउट हो सकते हैं। यदि इन अपॉर्चुनिटीज को इस तरह से आप डर करके जो बातें चल रही हैं करेंगे, तो ये अपॉर्चुनिटी फिर नहीं आएगी। ठीक है जनरल सिवाच, क्या आपके हिसाब से आप भी इसको अपॉर्चुनिटी मान रहे हैं कि भारत इस एक कदम और आगे जाने की बात कर सकता है, सोच सकता है? तो आपको 10 कदम आगे जाना है। देखो सुशांत, मैं इसको इस तरीके से देखूंगा कि पहली बात तो यह है, जो इसका अभी मुद्दा है, जो आज बातचीत हो रही है, कहीं ना कहीं एक तो टेंशन को रिमूव करना है, कि जो कि अभी तक जो टेंशन बिल्डअप हो गई है इंडिया और चाइना के बीच में, उसको डाउन किया जाए। दूसरी बात, भारत 2 बातें बड़ी क्लियर कर रहा है कि एक तो आप अप्रैल 2020 की जो स्टेटस को है उसको मेंटेन करें, जहां आप अंदर आ गए आप बाहर जाइए, इसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और तीसरा जो पॉइंट है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हम कर रहे हैं अपने इलाके में, जो एक रोड बनाई है हमने दरबुक शौक से लेके DBO, और वहां से जो फीडर रोड जा रही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, वो हमारा इलाका है और वो हम चलते रहेंगे। इसी प्रकार फिंगर 4 के अंदर जो हमने एक ट्रैक बनाया है पेंगेंगसो में, वो भी चलता रहेगा। तो एक प्रकार हमारा मुद्दा यह है इस टॉक के दौरान बताने का कि ये हमारी रेड लाइंस हैं, हम इनमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। और बाकी जो बात आई चीन की, चीन ने एक बहुत बड़ी इस बार एक सरप्राइज किया इंडिया को, कि पहले क्या करता था, फेस ऑफ करता था, फिर बिल्डअप करता था। इस बार क्या किया, पहले एक्साइज के बहाने वो आ गया, और जब एक्साइज एरिया में से आके एकदम उसने मतलब ये समझना पड़ेगा, चीन ने ये सोची समझी है, ये वन ऑफ नहीं है कि एकदम ग्राउंड पे ट्रुप्स के साथ। बिल्कुल, ये देखिए, ये सोच समझ के, और जनरल जे सिंह ये बता रहे थे कि क्या क्या वजह हो सकती हैं, शी जिनपिंग को क्या क्या मजबूरियां वो कह रहे थे कि रही हैं जिसकी वजह से ये कदम उठाना पड़ रहा है। इस पर थोड़ी और चर्चा करूंगा। जनरल जे सिंह भी और बाकी मेहमान हमारे साथ बने हुए, एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। आज की बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। चीन और भारत के बीच बातचीत लगातार अभी चल रही है, और इस बातचीत को लेकर हमारे साथ जनरल जे सिंह लगातार बने हुए हैं, पूर्व सेना अध्यक्ष। इसके अलावा शेरू थपलियाल साहब हमारे साथ हैं, के सिन्हा, AK सिवाच हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष, पहले एक छोटा सा रिएक्शन दे दीजिए कि और कोई जानकारी वहां से आ रही हो इस वक्त? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस मीटिंग का आउटकम क्या निकलने वाला है, इसको लेकर ज्यादा पॉजिटिव होने की या फिर इस तरीके से सोचने की आज ही फेस ऑफ खत्म हो जाएगा, ये बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन जो हमारे आर्मी हेडक्वार्टर के सोर्सेस हैं और साथ में ऑपरेशनल कमांड और इस समय ऑन ग्राउंड जो ऑफिसर्स मौजूद हैं जिनसे हमारी बात कुछ देर पहले हुई थी, उन्होंने इस बात को कहा था कि हमारे 4 पॉइंट बिल्कुल क्लियर हैं। पहला पॉइंट कि आप अप्रैल 2020 का स्टेटस को मेंटेन कीजिए, आप पीछे की तरफ जाइए, जो आपने कंस्ट्रक्शन किया है उसको आप हटाइए। गलवान और साथ में जो
गोगरा पोस्ट है वहां पर जितना डिप्लॉयमेंट है उसको बिल्कुल रूल्स एंड रेगुलेशंस और साथ में ट्रीटी के हिसाब से कीजिए, पॉलिसी के हिसाब से कीजिए। 1993 के पहले तक की जो पॉलिसीज हैं उसका आप पालन कीजिए, और जिस तरह से आपने अपनी फोर्सेस को बुलाकर और खासतौर पे डंडे और इन सब चीजों से एक बिल्कुल माहौल खराब किया है, उस पे एक कड़ा ऑब्जेक्शन होगा। लेकिन इसके बाद ठीक है मनीष, मैं इसमें लौटता हूं, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं, आप भी बार बार कह रहे हैं और बाकी मेहमान भी बार बार ये कह रहे हैं कि भारत के लिए स्थिति बहुत स्पष्ट है कि भारत चाहता क्या है और उस स्थिति में फेरबदल की कोई उम्मीद या गुंजाइश नहीं है। इस पर हम तमाम मेहमानों से चर्चा करेंगे, एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। चीन और भारत के बीच जो सीमा पर विवाद है उस पर वहां बातचीत चल रही है डेलीगेशन लेवल पर, और यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं तमाम बड़े मेहमानों के साथ कि क्या भारत का रुख रहना चाहिए। जनरल जे सिंह, पूर्व सेनाध्यक्ष, भी हमारे साथ बने हुए हैं बाकी मेहमानों के अलावा। जनरल जे सिंह, एक बात बताइए कि कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे अगर 5 रुपया निकलवाना हो तो पहले 10 रुपया कहना पड़ता है और तब पता रहता है कि वो नेगोशिएट करते करते 5 तो दे ही देंगे। तो क्या चीन की हालत भी वैसी है कि अगर उनसे स्टेटस को चाहिए तो बातचीत अक्साई चीन से शुरू करनी होगी? सुशांत, मेरे को ये साफ है कि इस बार चीन के साथ हमारा समझौता नहीं हो सकता, और हम लोगों ने जो पोजीशन अख्तियार की है वो एक प्रिंसिपल के ऊपर है। हमने जो ट्रीटी साइन की है उसके ऊपर है कि स्टेटस को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। तो उनकी ही लगाई हुई रेखा 1960 की, उसके बाद 62 तक जहाँ आए थे और उस जगह तक उनकी पेट्रोल आती थी, वहां तक हमारी पेट्रोल जाती थी, ये लाइन थी। अब उससे आगे आ गए हैं, उसका उल्लंघन किया है। हम कोई भी ये इसमें बनियागिरी नहीं करेंगे, हम सौदाबाजी नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से हमको यही कहना चाहिए कि आपने गलती की है, आप वो गलती को रद्द करिए और वापस जाइए। और दूसरी बात ये है कि ये मसला जो है, उनकी जो अक्साई चीन की स्ट्रेटेजिक हाईवे है उसके लिए इन्होंने कहा कि हम थोड़ा सा और पूर्व की तरफ, पश्चिम की तरफ चले जाएं, हमको थोड़ा सा और बफर जोन मिल जाएगा। और दूसरी बात कि हम जितना ही शोक नदी के नजदीक जाएंगे, हिंदुस्तान जो सड़क बना रहा है उसके ऊपर भी हमारा दबाव होगा। तो इसलिए दो ये मकसद थे जिसके लिए वो और वेस्ट में आए हैं, और इस बार इनका डिलिबरेट एक्शन है ये। और इसलिए जब अब हम इस चाल को जान गए हैं तो हम उनके साथ सौदेबाजी नहीं करेंगे, ना करनी चाहिए। सर, एक और हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहा हूं, अगर नहीं गए तो क्या? अगर नहीं गए तो हो सकता है कि ये वार्तालाप जो है प्राइम मिनिस्टर लेवल तक चले जाएगा और दोनों पॉलिटिकल लीडर कहेंगे भाई हमारे लिए अक्लमंदी की बात यही है, क्योंकि पूरी दुनिया हमको देख रही है, और कहेगी ये दो इतने बड़े देश हैं, दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं और ये गैर जिम्मेवारी के और गैर जवाबदारी के हरकतें करने में लगे हुए हैं। और इसमें चाइना का पहला जो इन्होंने पहल की उसके लिए उनके ऊपर सारा ब्लेम जाएगा। और वो ही नहीं, कोविड का भी ब्लेम है। तो चाइना सोचती है कि वो दुनिया की नंबर 1 पोजीशन पे आ जाएंगे, वो नहीं हो सकता। दुनिया उनको बुरी नजर से देख रही है और वो अपना इमेज और खराब नहीं करना चाहेंगे। ठीक है। इसलिए उनको फेस सेविंग डिवाइस चाहिए। फेस सेविंग डिवाइस जो है वो पॉलिटिकल लेवल पे हो सकती है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जिंग के बीच में। ठीक है। तो मैं समझता हूँ डिप्लोमेट्स अपना कोशिश करेंगे, आर्मी वाले अपनी कोशिश करेंगे, लेकिन अगर ये टेंशन कम हो जाए और खून खराबा ना हो, बेशक वो लाठियों वाली बात भी ना हो, क्योंकि इस जमाने में अच्छा नहीं लगता कि हमारी फौजें एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे हैं या डंडे मार रहे हैं या वो लोहे के कुछ इस डंडों पे कीलें लगा के मार रहे हैं, एक दूसरे को हर्ट कर रहे हैं। ये भी ठीक नहीं दिखता और आई थिंक वी शुड स्टॉप दिस। और इसके बारे में भी अगर वो एग्री कर लें तो हाथ मिला के कह सकते हैं हमने प्रोटेस्ट किया है, आप हमारा प्रोटेस्ट लेटर लीजिए, आपका प्रोटेस्ट लेटर लीजिए, लेकिन नया कोई कार्रवाई मत करिए, नया कोई डिफेंस मत बनाइए, क्योंकि फिर हम भी कहीं जाके इसी तरह से अपना डिफेंस बना सकते हैं। ये 4057 किलोमीटर 4057 किलोमीटर की बाउंड्री है, तो हम भी कहीं जाके बना सकते हैं। यानी भारत के पास भी बहुत कुछ ऐसा है जिससे वो चीन को समझा सके कि भाई तुम जो कर रहे हो वो हम भी कर सकते हैं, इसलिए देख लो। जनरल सिन्हा, एक बात बताइए,
कि देखिए हमारे दो पड़ोसी जो थोड़े परेशान करने के लिए ज़्यादा आतुर रहते हैं, एक तो पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान के साथ क्या है, उसको हमसे बेइज्जत होने की आदत है, वो चाहे वो जंग हारता हो, चाहे वापस जाना पड़ता हो, तो पाकिस्तान के लिए तो ये हमेशा के लिए है। लेकिन चीन के लिए ये अपने देश की जनता को इस वक्त में ये कहना कि भाई हम आगे गए थे लेकिन भारत ने कह दिया इसलिए हमें वापस आना पड़ा, ये एक उनके लिए नाक का प्रश्न भी है क्या, जो दिक्कत खड़ी कर सकता है? देखिए सुशांत जी, आपने जो कहा है चीन की अंदरूनी हालात, तो उसकी पहले समीक्षा करूं और मैं ये बताऊंगा कैसे डिफिकल्ट होगा। आज के दिन में 4 जून को ही टानामन स्क्वायर का दिवस था और वो खत्म हुआ जहां डेमोक्रेसी के लिए कैसे कुचला गया। उसके बाद यदि चीन में किसी लीडर की तौहीन हुई है या उसकी पोजीशन खराब हुई है तो वो सी जिनपिंग की है। कोरोना के कारण और पूरे विश्व के अंदर में जिस तरह से थू-थू हो रही है चीन की जनता के अंदर में एक बहुत बड़ा बदलाव है। बहुत चीजें खुल के नहीं आती हैं मीडिया में, मगर बहुत सारी डेमोक्रेसी के ऊपर में भी बातें चल रही हैं, फिर से वो खड़ी हो गई है, मुंह आबे खड़ी है। आप हांगकांग में देख लीजिए, ताइवान में देख लीजिए, जो भी हो रहा है एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस की तरह आ रहा है सामने। आज के दिन में सी जिनपिंग बोलते हैं ना, हारा हुआ खिलाड़ी वो खूंखार होता है। 1962 के समय भी अभी आपको देखें तो यही स्थिति थी और उसने ये दुस्साहस किया, मगर आज चीन की हालत वो नहीं है जो उस समय थी। आज चीन की हालत ये है कि आप लिटरली इसको समझने की चेष्टा कीजिए, हम वायु और जल के ऊपर में आज स्ट्रांग है। अभी हम क्वाड को ले लेते हैं, क्वाड को ले लें, क्योंकि सभी लोग आपके साथ खड़े होंगे और कोई अपॉर्चुनिटी को नहीं गवाएगा और हम भी नहीं गवा रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह से हमारे और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर अभी 2 दिन पहले आपने देखा, वो क्वाड का हिस्सा है। और भी लोग जुड़ना चाहते हैं क्वाड में, उसमें वियतनाम है, सिंगापुर, लंबी लिस्ट है और लोग जुड़ना चाहते हैं आपको स्ट्रेंथ। उसी तरह हमारी वायु के लेवल पे हम बहुत सक्षम हैं। देखिए जो गोल्ड, ये आप दौलत बेल्ट गोल्डी की बात कर रहे हैं, वहां हमारा ग्लोब मास्टर उतरा है सर। वहां से केवल 8 किलोमीटर दूर होता है कैराकोरम का इलाका, जबकि चाइनीज एयरफील्ड वहां से 200 किलोमीटर है और वो हाफ से 1/3 पेलोड लेके चलती है। तो इन चीजों को जब आकलन करेंगे, यदि आप ब्लिंक कर जाइएगा, आप यदि ब्लिंक कर जाएंगे, मैं फिर से आपको बताता हूं बहुत अच्छी स्थिति में है बोथ। कभी ऐसा नहीं हुआ, आज तो सारे देश खड़े हैं आपके पीछे वो आकर के। ठीक है सर, आप जिस बात पर, मैं उसी में थपलियाल सर को भी ला रहा हूं कि सर जो इस इलाके को लेकर हमारी पोजीशनिंग है और जो हमारी ताकत है, चाहे वो थल सेना की हो, वायु सेना की हो, वो कितनी मजबूत है सर? देखिए दोनों सेना के लिए, चाहे वो थल सेना हो चाहे वो वायु सेना हो, हमारी स्थिति जो है वो बहुत मजबूत है और उस मजबूत स्थिति को बनाए रखना है। हमने पीछे नहीं हटना है। हमने चाइनीज़ को कहना है कि जो अप्रैल 2020 में जो स्टेट थी आप वहीं वापस जाइए। अगर वो मानते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं मानते हैं तो आप वहाँ डटे रहिए, क्योंकि आपको ये प्रिवेंट करना है कि चाइनीज़ फोर्सेस जो हैं वो हमारा जो डीबीओ को सड़क जा रही है, दरबुक शोक डीबीओ, उसको चाइनीज़ इंटरडिक्ट ना कर सकें। अगर उन्होंने कर लिया तो पूरा खेल जो है यहाँ ख़त्म हो जाएगा। वो नहीं होने देना है, यहाँ डटे रहना है बगैर चिंता के। सिवात साहब, आप इससे इत्तेफाक रख रहे हैं? देखो मैं ऐसे बताना चाहूंगा शयान, क्योंकि मैं वहां पर सर्व किया 2 साल चीफ ऑफ स्टाफ। आपको ये बताना चाहता हूँ लास्ट 5 से 10 साल में जो फोर्स लेवल इंडिया ने लद्दाख के अंदर कर लिया है वो एक काबिले तारीफ है। उसके साथ हमारी जो आज में स्थिति बहुत अच्छी होगी। एक इंडिपेंडेंट आर्मर्ड ब्रिगेड जो टैंक्स के साथ लैस है वो चली गई है। उसके बाद हमारे बीएमपी चले गए हैं, मैकेनाइज दस्ते। उसके बाद हमारे पास 2 इन्फेंट्री ब्रिगेड और आ गई हैं। उसके बाद हमने जो M777 जो अमेरिका से मिली थी वो भी हम वहां पर ला रहे हैं। तो हमारी जो सिचुएशन है आज की तारीख में ग्राउंड फोर्सेस की, ना एक तो हमारी नफरी बढ़ गई है, दूसरी हमारी काबिलियत 3 से 4 गुना बढ़ गई है। आज हम इस हालात में हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए है। और एक ये रोड जो बना ली हमने दरबुक शौक से डीबीओ, ये तो एक गेम चेंजर होगी, क्योंकि डीबीओ से जो जहाज हैं C-130 जैसे लैंड किया था
और आपके सारे फाइटर एयरक्राफ्ट कर सकते हैं, वो आपके एक्साइजन में भी इफेक्ट कर सकते हैं, आपके गिलगित बाल्टिस्तान में भी कर सकते हैं। तो एक प्रकार से जो सिचुएशन भारत ने आज तैयार की है उसमें हम बहुत मजबूत हैं। और हमारी जो एयरफोर्स है आज की तारीख में, सबसे अच्छी बात है हमारे जो एयरफील्ड्स हैं वो लोअर हाइट में और पे ऑफ पूरा ले जा सकते हैं। हमारे पास सुखोई भी है, मिराज 2000 भी हैं और उसके बाद MiG-29 भी हैं। तो ओवरऑल सिचुएशन लद्दाख में लास्ट 10 साल में इतनी अच्छी हो गई है कि आज हम चीन को उसको बुरी तरह से आप कह सकते हैं टक्कर से टक्कर है। तो ये चीन को समझना पड़ेगा। यानी एक तो ये 1962 वाला भारत नहीं है और लद्दाख में भी हमारी स्थिति बिल्कुल बराबरी की है। इसलिए जो कह रहे हैं ना कि पल के कौन पहले झपकाएगा, वो भारत से उम्मीद तो चीन नहीं करे। मनीष प्रसाद हमारे सहयोगी लगातार वहां से जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। मनीष, क्या खबर आ रही है आपके पास? मनीष, मैं लौटता हूं आपके पास, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, आवाज आपकी सुनाई नहीं दे रही। मैं आपके पास दोबारा लौटता हूं। जनरल जे सिंह, आपके हिसाब से जो हमारी तैयारियां हैं वहां पर, जो हालात हैं, जो सिचुएशन है, आप भी मानते हैं जो हमारे बाकी मेहमान कह रहे हैं कि भारत बिल्कुल वहां बराबरी की स्थिति में है? यस, आई एग्री। हम सक्षम हैं अपने देश की सरहद को बचाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए। और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं, कुछ टाइम है इसलिए थोड़ी ऐतिहासिक बात कहना चाहता हूं कि चीन हिंदुस्तान का पड़ोसी कभी नहीं था। 1951 में जब तिब्बत के ऊपर उन्होंने कब्जा किया, तब वो कहते हैं हमने लिबरेशन किया तिब्बत का, उसके बाद वो इन सरहद तक पहुंचे और उनका कंट्रोल इस पे नहीं है, ना इनका लीगल कोई पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है। तो कहने का ये मतलब है कि चीन जो है वो खुद ही इस एरिया का उनके कोई हक नहीं है। सर, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रख रहा हूं और एक माफी के साथ आपको रोक रहा हूं क्योंकि मनीष की आवाज अब हमारे साथ जुड़ गई है। मनीष, क्या जानकारी वहां से मिल रही है आपको? सुशांत, भारतीय सेना के द्वारा औपचारिक तौर पर कहा गया कि चीन से इस फेस ऑफ को खत्म करने के लिए डिप्लोमेटिक और साथ में मिलिट्री चैनल्स अभी भी खुले हुए हैं, लगातार इस पर बातचीत होगी। और आप इससे ये समझ लीजिए कि एक पॉजिटिव नोट के साथ भारतीय सेना के द्वारा औपचारिक तौर पर कहा गया और साथ ये भी कहा गया कि किसी भी स्पेकुलेशन से बचें। खासतौर पर सांकेतिक तौर पर ये स्पेकुलेशन शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया जिस तरीके से ग्लोबल टाइम्स ने मीटिंग के दौरान ही अपना ये टेक दिया जिसमें कहा कि चीन कहीं से भी 1 इंच जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है और जो प्रोपेगेंडा साइऑप्स के तौर पर इस समय चाइना की तरफ से फैल रहा है, इससे बचने के लिए एहतियात के तौर पर भारतीय सेना ने इस तरीके से ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी दिया है। उसमें साफ तौर पे इस बात को भी कहा है कि खासतौर पे भारत और चीन के बीच जो इस समय मिलिट्री और डिप्लोमेटिक चैनल्स पे अलग अलग लेवल पर बातचीत चल रही है, वो बातचीत आगे भी जारी रहेगी। तो ये आप ये समझ लें सुशांत की इससे 2 बातें बिल्कुल साफ निकल के आती है। पहली बात कि इस समय ये जो मीटिंग चल रही है जनरल हरिंदर सिंह और साथ में मेजर जनरल ल्यूलिन की, ये पॉजिटिव नोट पे चल रही है। उसके अलावा डिप्लोमेटिक चैनल ऑल एक्टिव होंगे और इसके साथ साथ दोनों ही देश चाहते हैं कि इसका जल्द से जल्द फैसला निकले ताकि स्थिति डाइल्यूट हो सके। ठीक है जनरल जे सिंह, इस पर आप रिएक्ट करना चाहेंगे जो मनीष बता रहे हैं? जी, मैं समझ रहा हूं सुशांत कि इस मीटिंग के अंदर कोई बड़े नतीजे निकलने की उम्मीद जो थी वो किसी की नहीं रखनी चाहिए थी, हमने भी नहीं रखी थी। कहने का ये मतलब है कि ये ग्राउंड तैयार किया जा रहा है कि इसमें हमने कह दिया कि फौज के हिसाब से हम इस पोजीशन से पीछे नहीं हटेंगे और हमने जो कार्रवाइयां करनी है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की, वो कार्रवाइयां पूरी करेंगे और अगर आप दखल देंगे तो फिर उसके लिए हम भी तैयार रहेंगे। दूसरी बात ये है कि डिप्लोमेटिक यानी कूटनीतिक और पॉलिटिकल डायलॉग जो है वो भी किया जाएगा और मुझे लगता है कि इसका हल हाईएस्ट लेवल पे ही होगा जहां पर दोनों नेता डिसाइड करेंगे कि ठीक है हम दोनों की परसेप्शन में फर्क है, लेकिन जहां हम पहले थे वहां से आगे आने का हमको कोई हक नहीं है और इसलिए वो अपने आप वापस चले जाएंगे। और चीन में ये छुपाना या इसके बारे में कहना इतना मुश्किल नहीं है। इंडिया में एक कदम भी हम पीछे हटे तो हम एक ओपन डेमोक्रेसी हैं, खुली किताब हैं, हमारे सब लोगों को पता है, हमारे मीडिया को पता है, इसलिए हम एक कदम भी पीछे नहीं जाएंगे और हम डट कर
उनका सर मुकाबला ऐसे में करेंगे। अभी जो बात निकल कर आई, क्या उसका मतलब ये है कि हमने अपनी सैन्य स्थिति स्पष्ट कर दी, अब जो रास्ता निकलना है वो डिप्लोमेटिक चैनल से निकलेगा? डिप्लोमेटिक और फाइनली पॉलिटिकल। ठीक है जनरल सिन्हा, आप इसके हिसाब से, आप जो मनीष ने जानकारी दी, आप कैसे देख रहे हैं? यानी अभी भी जो रास्ता निकलेगा वो मिलिट्री लेवल टॉक से नहीं बल्कि डिप्लोमेटिक लेवल पे बातचीत या पॉलिटिकल लेवल बातचीत पे निकलेगा? देखिए सुशांत जी, जो राजनीति का स्टैंड है वो तो एब्सोल्युटली क्लियर है। आपने उनके मिनिस्टर्स को सुना है जो आज के हैं, वो माउथपीस हैं। हमने कह दिया है 1 इंच जमीन नहीं देंगे। और जो दूसरी बात कही है कि भारत 62 नहीं है, जो हमारे पुराने चीफ रहे हैं और अभी सत्ता में हैं, उन्होंने ये बात कही है। तो ये लीजिए राजनीतिक लाइन है। दूसरा है, मैं आपको ये भी बताता हूं, इंडिया भी इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा है। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है। आप चाइना को ऐसे ना निकलने दें, आप उसके लिए फेस सेविंग ना करें। हमारे लिए कोई फेस सेविंग नहीं है इसमें, मैं आपको बता रहा हूं और सभी लोग बता रहे हैं। हम लोग पिगी बैंक में है आज की दिन पूरी। आप केवल ये ना लें कि यहां पर क्या हो गया और पेट्रोलिंग पॉइंट पे क्या हुआ या मिलिट्री कमांडर्स भी एब्सोल्युटली एजेंडा पॉइंट्स को देख लीजिए। पहली बार है, कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज के लिए हम तैयार नहीं है। और हमारी यही स्टैंड पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली और मिलिट्री लेवल पे है। तो तीनों में बहुत बड़ा सामंजस्य है। ठीक है सर, मैं इस पे लौट रहा हूं, थोड़ा और रिएक्शन बाकी मेहमानों से भी लूंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है, लेकिन बड़ी खबर मनीष बता रहे हैं कि भारत की तरफ से ये कह दिया गया है कि भारत की जो स्थिति है वो वहां बता दी गई है और ये बातचीत भी चलेगी, साथ ही डिप्लोमेटिक स्तर पर भी बातचीत चलेगी और रास्ता निकालने की कोशिशें की जाएंगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भारत चीन की बातचीत पर आधिकारिक बयान सामने आया है। सेना ने कहा है कि दोनों देशों के अधिकारी आपस में बातचीत करते रहेंगे। मिलिट्री और डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए दोनों देशों में बातचीत होती रहेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत की तरफ से आधिकारिक तौर पर यह कह दिया गया है कि मिलिट्री और डिप्लोमेटिक स्तर पर बातचीत जारी रहेगी। थपलियाल सर ये बताइए कि अच्छा नहीं, शिवाज सर ये बताइए कि ये कहना आधिकारिक तौर पर कि डिप्लोमेटिक स्तर पर भी बातचीत जारी रहेगी, क्या इसका मायना ये भी निकाला जाना चाहिए कि आज जो बातचीत हो रही है, अब मिलिट्री लेवल पर जो बातचीत हो रही है, वो कामयाब नहीं रही या उस दिशा में नहीं गई जिसकी उम्मीद थी? देखो सुशांत, इसको इस तरीके देखना चाहिए। पहले भी हमने बता दिया था कि अगर आप ये सोच रहे हो कि सब सारी कमांडर साहब मिल रहे हैं, ये बात नहीं है ठीक, क्योंकि इसको सोचना बहुत आसान नहीं था। ये एक प्रकार से बिगिनिंग थी, ये टेंशन को रिमूव करने की थी। इसके बाद ये प्रॉब्लम जो है डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल लेवल पे रिजॉल्व हो सकती है, क्योंकि चीन कैसे मानेगा वो पीछे चला जाए? कैसे वो एग्री कर देगा कि वो आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बनाना बंद कर दो? अगर वो एग्री करता है तो फिर वो आए क्यों थे? तो इतना आसान नहीं है इसको इतना एग्री करना। जनरल जे सिंह, आपके हिसाब से क्या ये वही बात है जो हम हासिल करना चाह रहे थे, या ये बातचीत फेल होने का भी एक तरीके से इशारा है कि भाई जो निकलेगा रास्ता वो तो डिप्लोमेटिक लेवल पे निकलेगा? सुशांत, ये हर कोशिश की जानी चाहिए। तो मिलिट्री लेवल पे क्लियर किया गया कि हमारी क्या शर्तें हैं और इसके लिए वो कामयाब है। ये मीटिंग बहुत कामयाब है, टेंशन्स कम हो जाएंगे और डी एस्केलेशन होगा। कुछ गलत कार्रवाइयां जो हो रही थी मारपीट की, वो भी शायद इसके बाद कम हो जाएंगी या नहीं होंगी। और दूसरी बात बताना चाहता हूं, ये मेरा एक अपना अंदेशा है, मेरी एक सोच है कि प्रधानमंत्री मोदी एक स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके पीछे पूरा देश है। जी जिनपिंग भी अपने देश में स्ट्रांग है, पूरा देश उनके साथ है। ये दोनों लीडर अगर मिलके फैसला करना चाहें कि बाउंड्री का हम फैसला कर लेंगे, तो वो दोनों मिलके वो अपने साथ दूसरे अपने कोई एड ना लेके जाए, ब्रीफिंग ले लें उन एड से, पर एड साथ में, उन सहायक साथ में या अपने ऑफिशियल साथ में मत ले जाएं। दोनों बैठ के कह दें हम दोनों ने ये फैसला कर लिया अपनी भलाई के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। ठीक है, यानी तो आज की बातचीत को भी आप कामयाब मान रहे हैं, जो संदेश देना था वो दे दिया गया, और आप ये भी मान रहे हैं कि हो सकता है चूंकि दोनों नेता प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग अपने अपने देश में मजबूत स्थिति में हैं, तो दोनों आपस में बातचीत करके रास्ता निकाल लें, ये भी हो सकता है। मैं एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहा हूं, बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं।
चीन और भारत के बीच बातचीत जारी है और भारत की तरफ से आधिकारिक तौर पर यह कह दिया गया है कि बातचीत यहां भी चलती रहेगी मिलिट्री लेवल पर और डिप्लोमेटिक स्तर पर भी बातचीत चलती रहेगी। बहुत छोटा सा रिएक्शन के सिन्हा सर आपसे चाह रहा हूं, जो भारत का आधिकारिक बयान आया है उस पर। लेट से अच्छा, उनसे अभी शायद संपर्क नहीं हो रहा है। सर आप भी, शिवाज सर, क्या आप मानते हैं कि अब जो मसला सुलझने की स्थिति बनेगी वो प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की बातचीत से बन सकती है, जैसा जनरल जे सिंह कह रहे थे? बिल्कुल, जनरल साहब जैसे बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। देखो ये पार्शली सक्सेसफुल है, टेंशन कम होगी, एक दूसरे की बात समझेंगे और ये एक बहुत अच्छी पहल है। मगर अभी जो ग्राउंड बन गया है आगे बातचीत होने का डिप्लोमेटिक लेवल पे और पॉलिटिकल लेवल पे, मुझे लगता है कि डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल लेवल पे इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में ना भारत के लिए ठीक है ना चीन के लिए। चीन कहीं ना कहीं फेस सेविंग चाहिए, उसको मालूम है डोकलम वाली हालात जिस प्रकार से उसको फेस सेविंग के बाद 73 डेज के बाद वो फेस सेविंग के बाद अपने आप पीछे हो गया था, ब्लिंक हो गए। ऐसा ही कुछ ऐसा सिचुएशन जहां ये ना लगे किसी की हार किसी की जीत और कोई सोल्यूशन निकले, वो निकलेगा आपका पॉलिटिकल लेवल पे। और मुझे यानी डिप्लोमेटिक स्तर पर बातचीत होगी, पॉलिटिकल लेवल भी एक रास्ता हो सकता है इस पूरे मसले को सुलझाने का। लेकिन आज की जो बैठक हुई है आप लोग उसको कामयाब मान रहे हैं? इससे जो एक तनावपूर्ण स्थिति थी उसको नियंत्रित करने में एक कामयाबी मिलेगी और जो वहां हालात सैनिकों के बीच भी खराब हो रहे थे उसको शायद कुछ दिन के लिए टाला जा सकेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे दिल्ली की कोरोना रिपोर्ट आज मुंबई से भी डरावनी क्यों है, साथ ही आपको बताएंगे कोरोना एपिसेंटर के टॉप 6 में कैसे पहुंच गया भारत।